Good morning, students. Welcome to a new chapter of our civics. That is the chapter number 6 with the title Political Parties. So, political parties is going to be the new discussion topic for us in the civics. So, let's start this topic. So, I am your teacher Neha Bhatnagar. So, here we are going to discuss a very whole discussion, a very descriptive conversation over the topic political parties. So, देखिए अब political parties के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं. Being an Indian, being a citizen of the democratic country, तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में काफी पढ़ते हैं, सुनते हैं. इनफैक्ट वी पीपल ऑल्सो हैव अ पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री. सो पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत फैमिलियर टर्म है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत फैमिलियर टर्म है, कुछ बहुत ऐसा नया नहीं है जो हम मतलब ये कहे कि मतलब ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं. तो इट इज अ वेरी फैमिलियर टर्म फॉर ईच एंड एवरीवन ऑफ फॉर इन अस. तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर द मेन पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री. तो सारी चीजें हम लोग मेन फोकस जो करेंगे इस चैप्टर में दैट विल बी ऑन आवर कंट्री इंडिया. तो हमारा जो डिस्कशन का मेन जो एरिया होगा, फोकस एरिया होगा, स्कोप होगा, वो हम अपनी कंट्री के आसपास ही घुमाएंगे. आज हम लोग पूरे इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बारे में बात करेंगे और काफी अदर जो टॉपिक से रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस टॉपिक दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर अस. क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स की बात आ रही है. एंड यू नो पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया था इन लास्ट लेक्चर, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक अपना डिस्कस किया था कि जो पॉलिटिक्स है वो हम लोगों के लिए क्या पर इट्स अ डेली ड्रामा. हम टीवी चैनल ऑन करते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम लोग कोई मैगजीन उठा लेते हैं, तो एवरीवेयर वी फाइंड सम काइंड्स ऑफ पॉलिटिक्स. ओके, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो, वेदर इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स, तो हम लोगों को पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है. तो पॉलिटिक्स में जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ सम इंटरेस्ट, लिटिल बिट इंटरेस्ट. ठीक है, कुछ का बहुत ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, बट ओवरऑल सबका इंटरेस्ट होता है. और दूसरी बात है, देखिए इंटरेस्ट हो या ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी पीपल at some of the other point, we people are affected and we people have an influence over the politics of our country. Okay, so हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है. पॉलिटिकल मीन्स द पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, दैट इज समवेयर दिस पार्टी मतलब जो भी हम पार्टीज की बात की जा रही है, दैट मीन्स हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे. पॉलिटिक्स मतलब कुछ ना कुछ देयर मस्ट बी समथिंग रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा. और पार्टीज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मेंबर्स. कौन से मेंबर्स? द मेंबर्स हु आर रिलेटेड विद द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, जो पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल स्फेयर से अफेक्टेड होते हैं या अफेक्ट करते हैं. दैट मीन्स द पीपल हु आर द मेन पार्टी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम या गवर्नमेंट मशीनरी. तो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है? द पार्टीज ऑफ पॉलिटिक्स विच हैव अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द सिस्टम. कौन सा सिस्टम? गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट मशीनरी, द एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट एंड द रनिंग ऑफ द कंट्री. तो कंट्री के मैनेजमेंट में, कंट्री के रन में, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन रोल प्ले किया जाता है, जो मतलब जो मेन करने वाले हैं, जो मेन मतलब जो एक्टर है मूवी के, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, जिनका जो एजेंडा होता है, एजेंडा मतलब जिनका जो मतलब टारगेट होते हैं, जिनके जो मतलब एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी मतलब उनका काम करने का एक स्टाइल होता है, कंसेंसस बेस्ड होता है. कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस, देखिए कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति. दैट मीन्स एवरीवन एग्री ऑन द सेम पॉइंट. सब लोग सेम पॉइंट पे एग्री करते हैं. देयर इज नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नो कंफ्लिक्ट इन द डिस्कशन. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. लाइक किसी एक मेंबर ने बोला कि नहीं ये नहीं ऐसा ठीक है, अदर मेंबर ने कॉन्फ्लिक्ट बोल दिया कि नहीं हम लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे, पीपल विल मूव टुवर्ड्स द अदर पॉइंट. तो देयर इज नथिंग लाइक दैट. अगर यहाँ पर ऐसा होता है, दैट मीन्स द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट व्यू विद ईच अदर, सो दैट पार्टी विल नॉट फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी. बिकॉज अगर वो लोग आपस में ही एक नहीं है, एक राय
है, एक ओपिनियन नहीं रखते, हाउ दे पीपल विल रन द कंट्री, तो वो लोग देश कैसे चलाएंगे, क्योंकि कंट्री के लिए तो यू हैव टू बी एग्री ऑन सम पॉइंट, आपको कहीं ना कहीं एग्री करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कंसेंसस बेस्ड होते हैं, यानी कि जो उनका बेसिस होता है कंसेंसस होता है, मतलब वो एग्री करते हैं कहीं ना कहीं एक दो, मतलब कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं वहां पर सब लोगों की एक ही ओपिनियन होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके। अब देखिए, जो इसका मीनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज का भी मैंने आपको एक जनरल मीनिंग बताया है, लेकिन जो इसकी मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, उसको हमने यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि ये सारे पार्ट्स मिला के एक पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये क्या होती है, दे आर द विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम और इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो विजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, विजिबल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि दीज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर विजिबल टू एवरीवन, यानी कि जो भी पीपल कंट्री में रहते हैं, कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, या फिर दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, तो दे पीपल कैन इजिली आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट देयर कंट्री। ओके, तो वो लोग आराम से पॉलिटिकल पार्टीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो विजिबल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि दे पीपल प्ले द मेन रोल ऑफ द एक्टर, ये मेन एक्टर होते हैं, मेन जो मतलब रोल प्लेइंग होता है वो इन्हीं का होता है। तो विजिबल इंस्टीट्यूशंस होता है, क्यों, क्योंकि हम लोगों के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, नोटिफिकेशंस इशू करते हैं, एंड सो मेनी अदर गाइडलाइंस दे पीपल इशू। तो अब ये लोग इशू करते हैं, तो दैट मीन्स वी पीपल कैन सी देम, हम लोग बता सकते हैं कि हम लोगों के लिए ये वाली पॉलिसी कौन लेके आया है, इस पॉलिसी को किसने इम्प्लीमेंट किया है, हु इज द मेन जो लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, और जो भी मतलब आगे इंस्टीट्यूशन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में देश कौन चला रहा है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डिसीजन किसने लिया है, पर्टिकुलर जो एरियाज हैं लाइक हेल्थ हो गया एंड मेडिसिन हो गया, एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर एरिया हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड एजुकेशन, या जितने भी जो मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं किसी भी कंट्री में, उन पर्टिकुलर फील्ड्स में कौन पर्सन उनको मैनेज कर रहा है, उनको लीड कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर द पीपल, तो वो विजिबल इंस्टीट्यूशंस को शो करता है। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी बोला कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी के लिए आपको मेनली 2 to 3 वर्ड्स याद रखने हैं कि डेमोक्रेसी की क्या पहचान होती है। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम कैसे कहेंगे किसी भी कंट्री में दैट दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पहचान क्या होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, सेकंड इसमें होता है इलेक्टेड लीडर, इलेक्टेड लीडर, और यू कैन से द रूलर, यानी जो गवर्नमेंट है दैट इज द इलेक्टेड। तो ये 2 मेन पहचान है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं, बट दीज 2 फीचर्स आर द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री मतलब विदाउट एनी अनड्यू प्रेशर, आपने अपनी फ्री विल के साथ इलेक्शन किया है, अपने लीडर को इलेक्ट किया है, और फेयर मतलब देयर विल बी नो चीटिंग मैकेनिज्म इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, बिल्कुल फेयर होगा, कुछ भी ट्रांसपेरेंट होगा, नथिंग विल बी ओपेक, नथिंग विल बी चीटेड देयर। ओके, and elected leader matlab the person who has got the power, who has come into the power, that person has came, just that person has come by the election ke through, that means that person is representing the citizens of the country, लोगों ने उसको elect करके उस power में पहुंचाया है, और वो person जो है that person is working as a representative of the people of the country. Okay, सो डेमोक्रेटिक में विजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्यों विजिबल होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक में सारी चीजें जो होती है दे आर ट्रांसपेरेंट, समवेयर वो चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, और राइट आई मीन जो पीस की बात आती है, सोवेरियनिटी की बात आती है, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है, तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर कुछ चीजें हाइड हो जाती हैं, लेकिन अदरवाइज इन नॉर्मल स्फीयर ऑफ लाइफ जो होता है वहां पर ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर विजिबल टू एवरीवन।
एवरीवन, सबको पता है कि कौन सी पार्टी है, कौन पर्टिकुलर पार्टी को लीड कर रहा है, कौन पर्टिकुलर पार्टी के साथ है, कौन उसको अपोज कर रहा है, तो जो भी चीजें वो सब क्लियर होती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का हो चुका है, विजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कौन किस पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट का आता है हम लोगों का कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, these parties contest the elections, that means these parties take part in the election process। ये पार्टी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, कॉन्टेस्ट करती है, कॉन्टेस्ट मतलब लड़ती है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, एंड इफ दे विन दे कम इनटू द पावर और होल्ड पावर। और अगर ये पार्टी जीत जाती है तो अल्टीमेटली दीज पार्टीज, यानी दिस पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी तो आएगी, सारी पार्टी तो पावर में नहीं आएंगी ना, तो जो विनिंग पार्टी होती है, जो मेजोरिटी में पार्टी आती है, दैट पार्टी कम इनटू द पावर एंड होल्ड द पावर एंड रन द सिस्टम। तो कंटेस्ट करती है इलेक्शंस। तो यस, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, दीज पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस। इलेक्शंस कैसे कंटेस्ट करती है, देखिए इंडिया में, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में देखिए इलेक्शंस कौन कौन से लेवल पे होते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटर से स्टार्ट करते हैं, तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम द विद द सेंटर। तो सेंटर में इलेक्शंस होते हैं, सेंटर में इलेक्शंस किसके होते हैं, सबसे पहले सेंटर में इलेक्शंस होते हैं, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, देन राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। ओके, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, एंड देन स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन होता है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आता है। केवल 8 राज्यों में है इंडिया के, 8 स्टेट्स में ये काउंसिल, बाकी में असेंबली सब में है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर असेंबली में ही होता है, असेंबली से ही इलेक्ट होता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, जो हम लोगों की लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, तो लोकल जो गवर्नमेंट है वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो लोकसभा में जो पार्टिसिपेट करती हैं, राज्यसभा में तो खैर वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं थ्रू द एमएलएज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, देन स्टेट लेजिस्लेचर्स पे भी जो मतलब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन लोकल जो गवर्नमेंट होती है, अर्बन एंड रूरल गवर्नमेंट, वहां पर भी पार्टिसिपेशन होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, दे कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस अपने अपने सिंबल्स के साथ, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ, एजेंडा के साथ, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के साथ, ये अपना प्रोस्पेक्ट रखती है सामने इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। और अल्टीमेटली लोगों को मतलब आई मीन जो सिटीजन्स होते हैं, दे पीपल टेक द डिसीजन वेरी इंटेलिजेंटली, और वो लोग देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अच्छा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच सकती है, बहुत अच्छे इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं, प्लान्स हैं, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकती है ये गवर्नमेंट। अल्टीमेटली उस बेस पर जाकर जो गवर्नमेंट होती है उसको इलेक्ट किया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, और फिर वही पार्टी जो होती है दैट पार्टी कम्स इनटू द पावर, यानी कि वो इलेक्शन जीत जाती है और फिर अपनी गवर्नमेंट जो होती है उसको सेंटर या स्टेट जहां पर भी है वहां पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेट करती है और अल्टीमेटली कंट्री के गवर्नेंस में अपना रोल प्ले करती है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर कलेक्टिव गुड। देखिए अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, दीज पार्टीज एग्री, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये एग्री करती है किस पे, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाएंगे। ओके, किसके लिए बनाएंगे, फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। कलेक्टिव गुड मतलब सबका भला कर रहे हैं, सबके वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए वी हैव टू टेक द डिसीजन, not just the majority people or not just the minority people, we have to take everyone with us, हमको सबको लेके साथ चलना है, we have to maintain the equality and peace in the society, हमको equality maintain करना है, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए that we people are being overlooked, हम लोगों को तो इग्नोर किया जा रहा है, there is nobody, there is nothing, no government in this country which is focusing on us, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दे पीपल एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो मैंने आपको भी बताया है जो पॉलिटिकल पार्टीज है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, ऐसा तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, तो काम भी नहीं हो पाएगा।
तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती है। अब वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, दे पीपल, व्हाट द पीपल डू, दे पीपल एग्री ऑन सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पे एग्री करते हैं कि इफ वी पीपल कम इनटू द पावर तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग ये फैसिलिटीज देंगे, हम लोग ये सर्विस देंगे, हम लोग 24 घंटे पानी देंगे, हम लोग 24/7 वी पीपल विल गिव द इलेक्ट्रिसिटी टू द विलेज ऑफ ऑल विलेज ऑफ द इंडिया। और हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, हम लोग जो है ऑयल सब मतलब हम लोग जो है ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं उस पर सारे मेंबर एग्री करते हैं और उसी को फिर कैसे उन टारगेट्स को, उन पॉलिसीज को अचीव करना है, फुलफिल करना है, जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं मैनिफेस्टो में कि आने वाले 5 सालों में, क्योंकि देखिए इंडिया में जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का टेन्योर है दैट इज फॉर द 5 ईयर, वो 5 सालों के लिए होता है। तो अब हम लोग अगर पावर में आते हैं तो फॉर द अपकमिंग 5 ईयर व्हाट वी पीपल विल डू सो दैट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस वी अगेन कम इनटू द पावर। हमें अब अपने कौन से प्रोमिसेस को पूरा करना है या कौन से एरिया पे हम लोगों को फोकस करना है, ताकि ओवरऑल जो दिमाग में हमारा मतलब टारगेट है दैट इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री को हमको बहुत आगे लेके जाना है। तो वो कब होगा, जब हम लोगों के कुछ एजेंडास होंगे, कुछ प्लान्स होंगे, कुछ पॉलिसीज होंगी और हम सब लोग दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग सब मिलके उन टारगेट्स को अचीव करने की तरफ साथ काम कर रहे हैं। एंड देयर इज नथिंग इन नो काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ठीक है, फिर कलेक्टिव गुड, कलेक्टिव गुड मतलब हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है। एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी एवरीबडी बिलोंग्स टू द कंट्री, सब कंट्री से बिलोंग करते हैं, देश सबका है, तो हमको सबके वेलफेयर के बारे में बात करनी है। ओके फिर नेक्स्ट इसमें आता है दे विन द इलेक्शंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ऑब्वियसली हमने यहाँ बात की थी that political parties contest the election and if any of the political parties win the election it ultimately come into the power and it makes the government। okay so अगर वो इलेक्शंस विन कर जाते हैं, यानी कोई ना कोई पार्टी तो देखिए इलेक्शंस को विन करेगी, तो जो पार्टी इलेक्शंस को विन कर जाती है, इलेक्शंस को जीत जाती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्मेट करती है और उसके बाद फिर आने वाले जो अपकमिंग टाइम होता है, यानी कि जो उसका टेन्योर होता है, ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स का, उस पे उसको क्या पॉलिसीज बनानी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, वो उसके लिए अपना टारगेट्स रखते हैं और उसके फुलफिलमेंट के लिए अपने स्ट्रैटेजीज, प्लान्स को बना के चलती है। तो जैसे देखिए इंडिया में, अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, इंडिया में क्या होता था ना, हम लोगों का कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुआ था दैट वाज इन 1947, देन इन 1950 26 जनवरी इंडिया अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950। उसके हार्डली 1.5 मंथ बाद यानी मार्च 1950 में एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है इंडिया में जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था प्लानिंग कमीशन। तो देखिए प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है इंडिया में। अब प्लानिंग कमीशन का क्या काम दिया था कि आपको प्लान करना है, किस चीज के बारे में प्लान करना है आपको, जो भी पॉलिसीज बनेंगी, यानी जो अपकमिंग ईयर्स होंगे, जो गवर्नमेंट की वर्किंग होगी आने वाले 5 इयर्स में, वो क्या करेगी, क्या करना चाहती है, क्या उसके टारगेट्स रहेंगे, तो उनको कैसे अचीव करना है, तो वो सारा प्लान का जो काम था दैट वाज गिवन इनटू द हैंड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सो 1951-52 में भारत का 5 ईयर प्लान बनाए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 56 के बीच में था। तो इस तरीके से अभी तक जो है टोटल ओवरऑल 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं। जो अभी लेटेस्ट प्लान था वो था आपका 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से लेके 2017 तक का। ओके, लेकिन जब ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट कौन सी है, जो हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं बीजेपी के नाम से। देखिए बीजेपी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी जो है वो मेजोरिटी से जीतती है इलेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको जो अदर छोटी छोटी पार्टीज है उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है। तो उन्होंने अपना कोलिशन बनाया। तो जो बीजेपी का कोलिशन है, यानी जो गवर्नमेंट जिस ऑफिशियल नेम से चल रही है दैट इज द एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए में क्या होता है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एजेंडा बनाया, टारगेट्स बनाए और इन्होंने काम क्या किया, ये जो प्लानिंग कमीशन था
ये प्लानिंग कमीशन जो था, इसको जो मतलब अभी हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है सिंस 2014, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इफ आई कम इनटू द पावर, द माय फर्स्ट टास्क विल बी टू फिनिश दिस इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन को खत्म करना है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ डोरमेंट बॉडी। ये डोरमेंट मतलब सोई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी कुछ काम नहीं कर रही है, जो इसको गिवन टास्क थे वो नहीं कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डीप बता देती हूँ, जो मतलब कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा। देखिए होता ऐसा था, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ लिखी है प्लानिंग कमीशन, ओके, ये आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते थे योजना आयोग, ओके। हिंदी मैं बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1950 में बना था। एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का डिस्कस किया है। दैट मीन्स जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो चीज संविधान में लिखी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। प्लानिंग कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नो। क्या ये तो ये किस तरीके की बॉडी है? देखिए इंडिया में 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, जब बात हो ही रही है ध्यान से समझिएगा। इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी मतलब कोई बॉडी बनाई हुई है, तो वो 3 तरीके की हो सकती है। आई मीन कोई सी भी एक टाइप की होगी, मेन 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लिखा हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 324 से 329 तक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत के एक एक रुपए का, सरकार के एक एक रुपए का हिसाब रखता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 148 में। देन उसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो बॉडीज है ये लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये लोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड आते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब ये जो वर्ड है स्टैट्यूट, स्टैट्यूट जो वर्ड है, ये वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब होता है लॉ, लीगल लॉ, ठीक है। यूएसए में जो लॉज होते हैं उनको स्टैट्यूट्स बोलते हैं। तो स्टैट्यूट वर्ड से निकला हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो लॉ या लीगल है। कैसे? अब लीगल कैसे हुई? देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है विच आर फॉर्मुलेटेड, विच आर क्रिएटेड बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट, यानी कि वो पार्लियामेंट में कोई बिल लाके उसको एक्ट बनाते हैं, एक्ट पास करके जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। हमने कोई एक्ट बनाया, पहले पार्लियामेंट ने उसको पास करा, फिर उस एक्ट के अंडर में जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस होता है दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया में, NHRC जिसे बोलते हैं। तो ये बना था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। फिर है आपका जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बना था वुमेन कमीशन एक्ट जो था 1992 का। उसके बाद है जैसे आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, ये बना था 2003 में अंडर द एक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर बना था। फिर जैसे आपका है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 में, उसके अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, जिसमें हम RTI फाइल करते हैं। उसके अलावा जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे और भी मतलब कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी मुझे मतलब ये 3-4 मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं लॉ के अंडर में जाके बनती हैं। तो लॉ के अंडर में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ओके। फिर इसके अलावा जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ना ही उनके बारे में किसी लॉ के थ्रू उनको बनाया गया है, बट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन या रेजोल्यूशन के थ्रू उनको बनाया गया है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का जो रिजल्ट आता है फाइनल, जो मतलब उसके आउटपुट्स आते हैं, उसके आउटकम्स आते हैं, उसमें पता चलता है कि अच्छा आज गवर्नमेंट ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है। अब देखिए ना तो वहां पे कोई लॉ पास किया, ना उसके बारे में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, बस एक मीटिंग हुई, आपस में डिस्कस किया, कंसेंसस बनाया और ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन कर दिया।
तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन या फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग कमीशन का जो स्टेटस था वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के स्टेटस था, यानी कि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में थी, नाइदर इट वाज रिटन क्रिएटेड अंडर एनी ऑफ द स्टैट्यूट्स। तो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन की इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। आप बहुत इजी टर्म्स में समझ के चलिए, देखिए ये दोनों आपस में कंफ्लिक्ट करते थे, इनकी बनती नहीं थी, क्रॉस था, बिल्कुल क्रॉस, 36 का आंकड़ा जिसे बोलते हैं ना, तो वो था, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो थी ये गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बना दी थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, इनको बहुत ओवर पावर कर दिया, बहुत ज्यादा पावर दे दी, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका वेटेज भारी है, इसका स्टेटस भी हाई है, और इसका काम क्या होता है? देखिए फाइनेंस कमीशन का काम होता है जो ग्रांट्स होते हैं, यानी जो सेंटर के पास मनी होता है टैक्स के थ्रू कलेक्ट हुआ हुआ, उसको शेयर कैसे करना है स्टेट्स के साथ, तो वो कितना शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, पूरा मैकेनिज्म जो होता है वो फाइनेंस कमीशन बताता है कि आपको इस बार इतना पैसा देना है। जैसे अभी हमारे इंडिया में 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके हेड जो है मिस्टर एनके सिंह है, तो उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको पास इतना टोटल मनी है, उसका 42% जो है आपको स्टेट्स के साथ वर्टिकली शेयर करना है, ठीक है। तो टोटल पैसे का 42% आपको नीचे जो स्टेट्स हैं आपके अंडर में 28 स्टेट्स जो है उनको शेयर करना है उनके साथ। तो फाइनेंस कमीशन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि फाइनेंस कमीशन का काम भी प्लानिंग कमीशन कर देता था, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन को ये चीज बुरी लगी, तो फाइनेंस कमीशन ने ओवरऑल फिर क्या बोला कि भाई हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मिस्टर जो मतलब अभी गवर्नमेंट है एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने आते साथ ही 2014 में क्या किया, प्लानिंग कमीशन को फिनिश किया, इसको खत्म किया, और इसकी जगह एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम क्या था, इसको रिप्लेस करके एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जिसको बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। अब नीति आयोग का मतलब क्या होता है? देखिए नीति की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग याद रखिएगा, मेरी फुल फॉर्म पूछ ले कौन होता है, तो नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और प्लानिंग कमीशन के हेड भी वही होते थे, प्लानिंग कमीशन के हेड भी जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते थे। तो हेड तो दोनों के सेम है, चेयरमैन जो होगा वो सेम होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों के काम करने में क्या डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था। टॉप मतलब ऊपर वाले जो मतलब ऑफिसर्स हैं, जो मतलब जिनके हाथ में अथॉरिटी है, वो पीपल डिसीजंस लेते थे, और जो नीचे लेवल पे जो मिडिल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, लोग हैं, उनको वो ऑर्डर्स पास कर देते थे, ठीक है। लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ, नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखिए प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ठीक है, यहाँ पर टॉप से यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिए, ओके। अब इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं ये नहीं पता चलता था, बस ऑर्डर दिया, इनको जो ठीक लगा यहाँ पर डिसीजन लेके उसको नीचे पास कर दिया। लेकिन जो नीति आयोग है, नीति क्या करता है, ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है। बॉटम अप मतलब कि नीचे से काम शुरू होता है, यानी जो ग्राउंड लेवल पीपल है, जो ग्रास रूट पे लोग हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या ग्रीवांसेस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पर सजेस्ट करते हैं अपने जो अपर अथॉरिटी होती है, और फिर अल्टीमेटली वो लोग जो भी हिरार्की होती है, पूरी चेन होती है, ऊपर तक उस बात को ले जाते हैं। तो ये टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, एंड दिस इंस्टीट्यूशन वर्क ऑन द बॉटम अप अप्रोच, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर जो नीति आयोग में और बेनिफिट है वो क्या चीज है कि यहाँ पर जो शेयर्स है, आई मीन जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। कैसे कि यहाँ पर जो 28 राज्य हैं इंडिया के, 28 स्टेट्स हैं, उनको साथ लिया हुआ है, तो उनके सजेशंस के साथ, उनके ओपिनियंस के साथ काम होता है। देन ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। देखिए थिंक टैंक एक वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पॉलिटिक्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द टर्म्स है ये। थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब होता है कुछ ऐसे गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्संस हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट फुल्ली रिलाई करती है। मतलब उन्होंने अगर जो सजेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट उसको सोच के फाइनल डिसीजन लेती है, यानी कि गवर्नमेंट क्या उनके ऊपर डिपेंड रहती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में। अब ये पॉलिटिक्स से भी बिलोंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं, एकेडमिक्स एरिया से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, बट दे पीपल एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो नीति आयोग में कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट बना बैठा रखे हैं जो गवर्नमेंट को बिल्कुल सही सजेस्ट करते
करते हैं और वो गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक का काम करते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद के जो पार्ट्स रह गए अभी हम लोगों का यहाँ पर, ये 3 कंपोनेंट्स वाला पार्ट रह गया है, ये मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। सो मुझे लगता है आपको काफी समझ में आ गया होगा, काफी नई नई चीजें मैंने डिस्कस की हैं। जो भी मैंने नई चीजें बताई हैं आप फिर से वीडियो को पॉज करके उसको रिवाइंड करके देखिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने। आपके पेपर जो मतलब है उसमें अब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स, तो प्लीज इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। और जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो बेटर यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।